हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा। हेल्थ इशू की वजह से पिछले 8-10 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँ। आज जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वह एक सस्पेंस मिस्ट्री फिल्म है। मॉर्ग से एक मिलियनेयर बिजनेस वूमन की डेड बॉडी गायब होती है, मगर शुरुआत में हमें जो नजर आता है वो फिल्म के एंड में नहीं होता। यह फिल्म एक परफेक्ट रिवेंज प्लान का एग्जाम्पल है। फिल्म का नाम है द वैनिश, जिसे IMDb की 6.5 की रेटिंग मिली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मॉर्ग का 10 नंबर का कैबिनेट दिखता है जिस पर जेनिफर का नाम लिखा हुआ है कि तभी CCTV कैमरा ऑफ हो जाते हैं और नाइट वॉचमैन को मॉर्ग में से कुछ अजीब आवाजें सुनाई पड़ती है। अब मॉर्ग की सभी लाइट्स भी चली जाती है। वॉचमैन टॉर्च लेके प्रॉब्लम क्या है देखने जाता है कि उसे 10 नंबर का कैबिनेट खुला पड़ा दिखता है और उसके अंदर से डेड बॉडी गायब होती है। वह देख के वह हैरान होता है और कॉरिडोर में देखने लगता है। उसकी टॉर्च बंद पड़ जाती है। उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है कि तभी दरवाजे के पीछे पड़ी वो डेड बॉडी दिखाई देती है। वो डेड बॉडी आंखें खोल के उसे देखती है। अब घबरा के वो वॉचमैन भागने लगता है कि तभी पीछे से कोई आके उसके सर पे मार के उसे बेहोश करता है। अब हमारे सामने रायन आता है। रायन वही आदमी है जिसकी वाइफ को उस मॉर्ग के 10 नंबर के कंपार्टमेंट में रखा गया था। रायन केमिस्ट्री का प्रोफेसर है और उसी ने अपनी वाइफ के ऑटोप्सी की जिद पकड़ी थी, जिसके लिए जेनिफर को मॉर्ग में रखा गया था। मगर अपनी वाइफ की मौत का रायन को कितना दुख हुआ है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि लोगों के सामने दुखी दिखने के लिए वह अपनी आंखों में ग्लिसरीन डालते हुए हमें दिखाई देता है। रायन का उसी के कॉलेज की एक स्टूडेंट एमिली के साथ अफेयर चल रहा है और ऐसी सिचुएशन में भी वो उससे मिलने जाता है। यहाँ मॉर्ग में डेड बॉडी गायब होने की वजह से पुलिस केस बन जाता है और जेनिफर जो एक मिलियनेयर कंपनी की चेयरमैन है तो केस हाई प्रोफाइल बन जाता है। तो अब केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस चीफ क्रिस को भेजा जाता है। क्रिस एक बहुत ही सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर है। जो किसी को नहीं दिखता वो उसे दिखता है। उसका पूरे डिपार्टमेंट में रोब है। उसे लीजेंड माना जाता है। उसे प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। मगर क्रिस को एक बहुत बुरी आदत है, वह शराब के नशे में होता है। क्रिस किसी का फ्यूनरल छोड़ के केस को तहकीकात करने आया है, तो क्रिस को गारंटी है कि कुछ ही घंटों में वह इस केस को सॉल्व करके फ्यूनरल अटेंड करेगा। नाइट वॉचमैन का कहना है कि उसने किसी भूत को देखा है, जिसे देखकर क्रिस को हंसी आती है, तो वॉचमैन को छोड़ दिया जाता है। अब क्रिस जेनिफर की हिस्ट्री जान लेता है तो उसे पता चलता है कि जेनिफर रायन से उम्र में काफी बड़ी थी। जेनिफर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सबके यह समझ में नहीं आ रहा डेड बॉडी को क्यों कोई चोरी करेगा। अब क्रिस रायन को पुलिस स्टेशन बुलाने को कहता है। पुलिस से फोन आते ही रायन मॉर्ग की तरफ निकल पड़ता है, मगर जाते जाते वह पेन किलर की एक स्ट्रिप अपने साथ लेता है। यहाँ कार में बैठने के बाद रायन की आंखों के सामने वो विजुअल्स आते हैं जिसमें वह जेनिफर को वाइन में मिला के कुछ दे रहा है और शायद जो जेनिफर की मौत की वजह थी। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जेनिफर रायन के लाइफ को कंट्रोल करती थी। उसे क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब कुछ। रायन का प्रोफेसर का जॉब करना भी उसे पसंद नहीं था, क्योंकि रायन जेनिफर की कंपनी में CEO है। अब रायन मॉर्ग आता है और चूंकि रायन एक हाई प्रोफाइल पर्सन है तो क्रिस छोड़ के सभी उससे अदब से पेश आते हैं। पुलिस उसे बताती है कि जेनिफर की बॉडी कुछ देर पहले चोरी हो गई है। रायन उनसे पूछता है कि एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल जगह से ऐसे कैसे बॉडी चोरी हो सकती है। अब पुलिस रायन से पूछती है कि क्या जेनिफर का कोई दुश्मन था जो उसका बुरा चाहता था। रायन कहता है कि उसका कोई दुश्मन नहीं था। तो अब क्रिस रायन को शक की निगाह से देखने लगता है। रायन भी समझ जाता है कि वो उस पे शक कर रहा है। क्रिस उससे कहता है कि बिना किसी वजह कोई डेड बॉडी को तो चोरी नहीं करेगा। मॉर्ग में और डेड बॉडीज होने के बावजूद सिर्फ जेनिफर की बॉडी ही चोरी हुई है। क्रिस उसे बताता है कि मॉर्ग का दरवाजा बंद होते ही ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, तो वह लॉक ना हो इसलिए उस आदमी ने एक शेल्फ को दरवाजे के बीच में रखा। यह सब वही कर सकता है जिसे इस बात का पता हो कि दरवाजा लॉक हो जाता है और वो लॉक होने के बाद सिर्फ बाहर से खुलता है। तभी डॉक्टर एना वहाँ आ जाती है। वह जेनिफर की रिपोर्ट पढ़ के बताती है कि जेनिफर को फ्लाइट का फोबिया था और वह USA से फ्लाइट से आ रही थी, तो हो सकता है कि एक स्ट्रेस की वजह से उसे अटैक आया हो। वह रायन से पूछती है कि क्या जेनिफर को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी थी, जिसे रायन साफ इनकार करता है। तो एना सबसे कहती है कि हो सकता है जेनिफर कैटेलेप्सी की शिकार हुई हो। कैटेलेप्सी यानी ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, जिससे हमें लगता है कि वो पर्सन मर चुका है मगर वो जिंदा होता है। एना की बातें सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। कभी कभी गलती से इंसान को मरा हुआ अनाउंस किया जाता है मगर वो जिंदा होता है। क्रिस का इन सब बातों पर विश्वास नहीं। वो गुस्से से यही कहता है कि यह फोरेंसिक इंस्टीट्यूट है या कोई मजाक।
वो पूरा कंफर्म है कि बॉडी को किसी ने चुराया है और उसके पीछे कोई वजह है। अब सब इस एंगल से सोचने लगते हैं कि जेनिफर की मौत से किसको फायदा होगा। तो सबसे पहला नाम रायन का ही आता है, क्योंकि जेनिफर की करोड़ों की प्रॉपर्टी उसे ही मिलने वाली थी। क्रिस रायन से पूछता है कि 9 और 10 के बीच वो कहाँ था। रायन उन्हें पेन किलर की स्ट्रिप दिखा के कहता है कि वह फार्मेसी गया था। मतलब रायन को पहले ही पता था कि पुलिस उससे ऐसा कोई सवाल पूछेगी, इसलिए उसने वह स्ट्रिप अपने साथ रखी। मगर रायन के कार के विंडशील्ड पे मिले पार्किंग पेनल्टी टिकट से क्रिस पहले ही जान चुका था कि 9 और 10 के बीच रायन किसी और जगह था। अब अपने ऊपर बढ़ते शक को देख के रायन अपने अटर्नी को फोन करता है। तभी मॉर्ग की लाइट्स चली जाती है और अंदर अकेले बैठे रायन के पीछे की वह कैबिनेट अपने आप खुलती है, जिसमें जेनिफर की बॉडी को रखा गया था। अब वहाँ एक बॉक्स दिखाई देता है। रायन की नजर कैबिनेट में रखे उस बॉक्स की ओर जाती है। वो बॉक्स को खोलता है तो उसे अंदर एक लिक्विड की बोतल दिखाई देती है, जिसके अंदर का लिक्विड ड्रिंक्स में मिला के रायन ने जेनिफर को दिया था। वह देख के रायन कमाल का शॉक होता है और उसके हाथ से वो बॉक्स नीचे गिरता है। TH16 नाम का वो लिक्विड दरअसल एक ऐसा पॉइजन होता है जो आसानी से घुल जाता है और उसका गन नहीं होता, जिसके खाने से 8 घंटे के अंदर बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसके बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। मगर उस लिक्विड की सबसे कमाल की बात यह थी कि वह अपने कोई निशान पीछे नहीं छोड़ता था। इवन ऑटोप्सी में भी उसके ट्रेस नहीं मिल सकते थे। एक परफेक्ट क्राइम। रायन एमिली को बताता है कि इसके इस्तेमाल से वह जेनिफर को मारने वाला है। रायन को वह सब चीजें याद आती है। तभी रूम में पुलिस आती है तो रायन वह बोतल चुपके से अपने पॉकेट में डाल देता है। उसे ऐसा करते क्रिस देखता है। क्रिस रायन से पूछता है कि वह क्या छुपा रहा है, जिस पर रायन उस पर गुस्सा होता है। तो अब क्रिस रायन के पॉकेट में जबरदस्ती हाथ डाल के उसके पॉकेट से वो बोतल निकालता है और एना को एग्जामिन के लिए देता है। तभी सुपरिटेंडेंट वू का क्रिस को फोन आता है। वो क्रिस से कहते हैं कि उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फोन आया था तो वो रायन को छोड़ दे। क्रिस सुपरिटेंडेंट से कहता है कि उसे मर्डर वेपन मिला है तो वो रायन को छोड़ नहीं सकता। जिद्दी क्रिस सुपरिटेंडेंट की बातें अनसुनी करके फोन बंद कर देता है। अब क्रिस इस तहकीकात में लग जाता है कि चोर मॉर्ग में किस रास्ते से आया होगा। तो उन्हें एक वेंट डक दिखाई देता है। उस वेंट का रास्ता सीधा मॉर्ग के अंदर जा रहा है। इलेक्ट्रिक टेक्नीशियंस के हिसाब से किसी ने वायरिंग के साथ छेड़छानी की है। यहाँ रायन वॉशरूम में जाके एमिली को फोन करता है। एमिली उसे बताती है कि किसी अनजान नंबर से उसे फोन आ रहे हैं। रायन उससे कहता है कि TH16 की बोतल जो सिर्फ उसके पास थी वो मॉर्ग में कैसे आई, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ रायन और एमिली को ही पता था। तभी वॉशरूम की विंडो पे रायन को एक इनविटेशन कार्ड पड़ा दिखाई देता है जो जेनिफर की तरफ से रायन के लिए बनाया होता है। उसे वहाँ देख के रायन शॉक होता है। अब रायन को लगने लगता है कि जेनिफर को रायन और एमिली के संबंधों के बारे में पता चल चुका था और वो उन पर नजर रखे हुए थी। जेनिफर का रोज रोज रायन का इंसल्ट करना, उसे नीचा दिखाना, उसे प्यार से यह कहकर धमकी देना कि वो चाहकर भी जेनिफर को अब छोड़ नहीं सकता। यह सब बातें अब रायन को याद आती है और उसे शक होने लगता है कि कोई उसके साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा। यहाँ क्रिस को CCTV में कोई और कार दिखाई नहीं देती तो वह इस नतीजे पे पहुंचता है कि चोर कार से नहीं बल्कि हिल के रास्ते पैदल चलकर आया होगा। मगर एक डेड बॉडी को कंधे पे डाल के हिल चढ़ना आसान नहीं, तो उसने बॉडी को आसपास ही कहीं रास्ते में छुपाया होगा। तभी रायन की नजर वहां रखे एक डिजिटल वॉच पे जाती है जिस पर 10 साल पहले की तारीख और रात के 1:30 बजे के आसपास का वक्त दिखाई दे रहा है, जो देख के न जाने क्यों रायन शॉक होता है। बाहर वेंट के पास पुलिस को किसी लड़की के फुटप्रिंट मिलते हैं। वह सुन के क्रिस हैरान होता है। तभी इलेक्ट्रिक हैजार्डनेस की वजह से सीलिंग में से वाटर लीक होने लगता है। मौका देख के रायन एक रूम में जाके एमिली को फोन करता है। उसे पता चलता है कि जिस अनजान नंबर से एमिली को फोन आ रहे हैं वह जेनिफर का दूसरा नंबर है। तभी उसे दरवाजे के बाहर जेनिफर का साया दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि जेनिफर जिंदा है और वही यह सब खेल खेल रही है, क्योंकि डिजिटल क्लॉक में दिखाई वह 10 साल पहले की 20 जुलाई की तारीख, जिस रात कुछ तो हुआ था, उसके बारे में सिर्फ जेनिफर और रायन ही जानते थे। मगर एमिली समझ नहीं पाती TH16 पॉइजन लेने के बाद भी जेनिफर जिंदा कैसे रह सकती है। मगर रायन जान जाता है कि जेनिफर के पास उस पॉइजन का तोड़ यानी रिक्रिएशन ड्रग मौजूद होगा। मतलब जाहिर है जेनिफर पहले से ही रायन के उसे मारने के प्लान के बारे में जान चुकी थी और अब वह उन दोनों से बदला ले रही है। यहाँ एना आके बताती है कि वह TH16 ड्रग एक तरह का पॉइजन है। अब इस बेस पे क्रिस रायन का अरेस्ट वारंट निकालना चाहता है, मगर सुपरिटेंडेंट उस पर गुस्सा होते हैं और वो वहाँ आने निकलते हैं। क्रिस की उसके फोन पे नजर जाती है जिस पर उसकी फियांसी जीना का फोटो है।
क्रिस उस यादों में चला जाता है। जीना की जिंदगी में दो ही लोग हैं, क्रिस और उसकी छोटी सिस्टर निकी। एक रात सुनसान रास्ते से घर लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जीना की मौत हुई थी और क्रिस की जिंदगी उजड़ गई थी। यार रायन को जेनिफर के सपने दिखने लगते हैं, मानो वो उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहती। तभी उसके मोबाइल पे 10 साल पहले का वो मैसेज आता है कि मैं अपनी सीक्रेट जगह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो मैसेज देख के रायन घबरा जाता है। यहाँ सुप्रिटेंडेंट वू आके क्रिस पे बरसते हैं कि उसने उनके ऑर्डर्स नहीं फॉलो किए और रायन को नहीं छोड़ा। क्रिस उनके पास जुर्म साबित करने के लिए वक्त मांगता है। इस बात को लेके क्रिस और बाकी ऑफिसर्स में हाथापाई होती है। तभी क्रिस का असिस्टेंट आके उनसे कहता है कि उसके हाथ रायन के खिलाफ कुछ सबूत लगे हैं, तो वो क्रिस को थोड़ा वक्त देते हैं। अब क्रिस रायन को पिनअप एग्रीमेंट दिखाता है जो उसे जेनिफर के ऑफिस में मिला था। प्रीनप्शियल एग्रीमेंट यानी कपल शादी या रिलेशन में जाने के पहले ही एग्रीमेंट बनाते हैं कि कल अगर उनका डिवोर्स हुआ तो प्रॉपर्टी और एसेट को किस तरह बांटा जाए। रायन ने वह एग्रीमेंट जेनिफर के साथ शादी करने के पहले ही बना लिया था, जिसमें एक क्लॉज ऐसा डाला गया था कि दोनों पार्टनर में से अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा तो दूसरे को उससे डिवोर्स लेने का पूरा हक होगा। एग्रीमेंट उसी वक्त खत्म होगा और दगाबाज पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। क्रिस रायन को बताता है कि जेनिफर को तुम पे शक हुआ था और इसीलिए उसने प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को तुम्हारे पीछे लगाया था और उन्हें पता चला कि तुम्हारे किसी और के साथ संबंध है और इसी बात को लेके तुमने जेनिफर को मार डाला। क्रिस के सबूत और आरोपों को देख के रायन पूरी तरह डर जाता है। अब एक अनजान नंबर से रायन को एमएमएस आता है, जिसमें उसके एमिली के साथ वाले फोटो होते हैं। वह एमिली को फोन करके बताता है कि किसी की उन पर नजर है तो वह तुरंत घर के बाहर निकल जाए। एमिली बाहर जाने दरवाजा खोलती ही है कि उसे एहसास होता है कि जेनिफर आसपास है। उसके हाथ से फोन नीचे गिर के बंद होता है। तभी रायन को जेनिफर का मैसेज आता है कि उसे उनकी सीक्रेट प्लेस आके मिले। रायन वहां जाने भागता है तो क्रिस उसे रोकता है। अब क्रिस रायन से पूछता है कि यह एमिली कौन है, तो रायन अपनी कहानी शुरू करता है कि एमिली उसके कॉलेज की एक इंथुजियास्टिक स्टूडेंट है। रायन पहली ही नजर में उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया था। देखते देखते दोनों में रिलेशंस बढ़े और नजदीकियां भी। एमिली को भी मैच्योर लोग पसंद थे। जेनिफर का रूखापन रायन को एमिली के नजदीक लेके गया। रायन जेनिफर से छुटकारा पाना चाहता था। एमिली प्रेग्नेंट हुई तो रायन को आखिरी कदम उठाना पड़ा, जो इतना आसान नहीं था। रायन क्रिस को बताता है कि जेनिफर इतनी ब्रिलियंट है कि मेरे मारने के पहले ही उसने इस तरह बनाव किया कि वो मर चुकी है। क्रिस को उसकी बातों पे विश्वास नहीं, मगर रायन दावे के साथ कहता है कि जेनिफर जिंदा है। उसने वह ड्रग लेके अपने आप को मरा हुआ डिक्लेयर किया, फिर किसी की हेल्प से एंटी पॉइजन का इंजेक्शन लगा के खुद को होश में लाया। क्रिस को यह सब बकवास लगती है। क्रिस रायन को बताता है कि उसने बताई जगह पे कोई भी एमिली नाम की लड़की नहीं है और ना ही इस नाम की कोई लड़की कॉलेज में पढ़ती है। रायन कहता है यह भी जेनिफर की चाल है। अब रायन क्रिस के सामने गिड़गिड़ाता है कि एमिली की जान खतरे में है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मॉर्ग में आते हैं तो सुप्रिटेंडेंट क्रिस को रायन को छोड़ने बोलता है। मॉर्ग से निकल के रायन कार लेके जेनिफर की सीक्रेट जगह जाने निकलता है, जहाँ आने का उसे मैसेज किया गया था और शायद एमिली भी वहीं पे है। क्रिस अपनी कार से उसका पीछा करता है। रायन उस जगह पहुंचता है, मगर घर में कोई नहीं होता। तो अब रायन घर के पास वाले जंगल में एमिली को ढूंढने निकलता है। रायन उस जगह आता है जहाँ 10 साल पहले उसने और जेनिफर ने किसी को दफन किया था। किसकी थी वह डेड बॉडी जिसे दोनों ने चुपके से दफन किया था। रायन को वह रात याद आती है कि तभी वहाँ पे क्रिस आ जाता है। उसे लगता है कि उसी जगह कहीं पे रायन ने जेनिफर को दफन किया है, मगर रायन एक ही रट लगाए बैठा है कि जेनिफर जिंदा है। अब क्रिस रायन को अपने मोबाइल पे रखा जीना का फोटो दिखाता है और एक बड़ा सीक्रेट हमारे सामने खुलता है। 10 साल पहले जिस कार ने जीना और निकी को उड़ाया था वह कार रायन की ही थी। तब वह नशे में कार ड्राइव कर रहा था और उसके पास जेनिफर भी बैठी थी। कार की टक्कर से निकी झाड़ी में गिर गई थी तो जेनिफर आखिरी सांसें भरने लगी। दूसरे दिन निकी शॉक में जाने के कारण कार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी। सालों तहकीकात के बाद भी क्रिस के हाथ कुछ नहीं लगा, मगर कुछ साल के बाद निकी ने उस कंपनी को पहचान लिया जिसका लोगो उस रात वाली कार के विंडशील्ड पे था, बैरॉन फार्मास्यूटिकल्स, जो जेनिफर की कंपनी थी। तो अब क्रिस ने उस दिशा में तहकीकात करना शुरू किया था तो उसे पता चला ब्लैक लिंकन जिस पर यह स्टिकर है वह रायन की कार है और उस रात के बाद वह गैरेज में रिपेयर के लिए दी गई थी। वही 10 साल पहले की जुलाई 20 की तारीख। अब क्रिस के बताने पर रायन को वो वाकया याद आता है। क्रिस बस यही जानना चाहता है कि रायन ने उस रात उसकी जीना को कहाँ दफन किया। उस रात अधमरी जीना को
अगर रायन और जेनिफर चाहते तो बचा सकते थे, मगर जेनिफर को अपनी प्रेस्टीज की पड़ी थी, तो उसने रायन को रोका। फिर उन्होंने जीना को कार की डिक्की में डाल के अपने इस घर के जंगल में लाया और उसे गाड़ दिया। क्रिस रायन को बताता है कि उससे यह सब जानने के लिए ही उसने यह प्लान बनाया। उसी ने जेनिफर की बॉडी को मॉर्ग से चोरी किया। तभी रायन के मसल्स जमने लगते हैं। क्रिस उसे बताता है कि उसने उसे TH16 दिया है, जिससे वह जल्दी ही पैरालाइज हो जाएगा। रायन क्रिस को वह जगह बताता है जहाँ उसने 10 साल पहले जीना को दफन किया था। वह क्रिस से कहता है कि एमिली की उसमें कोई गलती नहीं है, तो वह उसे हर्ट ना करे। तो अब दूसरा बड़ा राज हमारे सामने खुलता है, जिसे हम अब तक एमिली समझ रहे थे। वह दरअसल जीना की छोटी सिस्टर निकी ही थी और उसी ने क्रिस के साथ मिलके रायन को फंसाया। ना ही एमिली यानी निकी प्रेग्नेंट थी और ना ही वह रायन से प्यार करती थी। वह अपने सिस्टर के मौत का बदला रायन से लेना चाहती थी। अब क्रिस रायन से कहता है कि उसके पास रायन के खिलाफ जो सबूत थे, उससे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा होती, जिससे उसके रिवेंज की प्यास नहीं मिटती। इसलिए उसने यह प्लान निकी के साथ मिलके बनाया। निकी ने ही केटामिन नाम का ड्रग रायन के ड्रिंक में मिलाया था और जिससे रायन नशे में चला गया था। और उसी ड्रग्स के इफेक्ट्स की वजह से रायन को जेनिफर के इल्यूजन्स हो रहे थे। अब क्रिस जमीन खोदकर जीना की बॉडी निकाल के उसकी जगह जेनिफर की बॉडी वहां डाल देता है। दूसरे दिन पुलिस रायन को जेनिफर के मर्डर और बॉडी चोरी करके डिस्पोज करने के जुर्म में पकड़ती है। तो क्रिस निकी के साथ जीना की बॉडी रिमेन्स को रिचुअल के साथ दफन करता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।